वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में सबसे पहले क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन को। क्रैमर रूल एक ऐसा क्रैमर रूल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि तीन इक्वेशंस हैं। यहाँ पे हमें एक्स वाई और जी तीन वेरिएबल फाइंड करने हैं तीन लीनियर इक्वेशन से। ये क्रैमर रूल की मदद से इजीली फाइंड किया जा सकता है। अब क्रैमर रूल यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, सेम उसी तरह जैसे हम दो इक्वेशंस के लिए यूज़ करते हैं क्रैमर रूल, वैसे ही हम यहाँ पे तीन इक्वेशंस के लिए यूज़ करेंगे क्रैमर रूल। यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास गिवन है 3x प्लस 2y माइनस जी इज इक्वल्स टू 17, 2x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 22, x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल्स टू 16। ये तीन इक्वेशंस हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करने का मतलब है कि x, y और z की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। इसको हम शुरू करते हैं सॉल्व करना। जो हमारा सॉल्व करने में सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने चार मैट्रिसेस बनानी है। चार मैट्रिसेस किस तरह की बनानी है? ऐसी चार मैट्रिसेस बनानी है, एक होगी ए, एक होगी ए एक्स और एक होगी ए वाई और एक होगी ए जी। ए एक्स, ए वाई और ए जी चार मैट्रिसेस बनानी है। सबसे पहले जब हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो किस तरह से बनाएंगे, उसमें हम एक्स के कोफिशिएंट्स लिखेंगे 3 2 1। 3 2 1। फिर हम y के कोफिशिएंट लिखेंगे 2 2 3 2 2 3। फिर हम z के कोफिशिएंट्स लिखेंगे -1 3 -1 -1 3 -1। ये हमारे पास a बन गया। इस a के बाद हमने बनाना है ए एक्स। ए एक्स कैसे बनाएंगे? x हम यहाँ पे छोटा सा बेस में लिखेंगे। ए एक्स कैसे बनाएंगे? अगर आप थोड़ा नोटिस करें तो ये पहले जो कॉलम में हमने एंट्रीज लिखी हैं ये x के कोफिशिएंट थे, ये y के कोफिशिएंट थे और ये z के कोफिशिएंट थे। अब हमने ए एक्स जब बनाना है तो इस ए मैट्रिक्स को ही रिपीट कर देना है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग क्या करनी है? ए की बेस में यहाँ पे x लिखा हुआ है, ये जो बेस में x लिखा है ये हमें ये बता रहा है कि x के कोफिशिएंट अब नहीं लिखने। ठीक है, अब हमने x के कोफिशिएंट नहीं लिखने, इनकी जगह पे क्या लिखना है? इक्वल के बाद वाली वैल्यू। 17, 22 और 16 इनकी जगह पे लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा 17, 22 और 16। ये आपने x के कोफिशिएंट की जगह पे लिख दिया। फिर y के कोफिशिएंट लिख लें 2 2 3। फिर z के कोफिशिएंट -1 3 -1। हमने रिपीट कर लेते हैं कि a कैसे लिखा था। पहले x के कोफिशिएंट लिखे, फिर y के कोफिशिएंट लिखे, फिर z के कोफिशिएंट लिखे। ए एक्स कैसे लिखा? ए एक्स की बेस में x लिखा हुआ है, तो अब हमें ये बता रहे हैं कि आपने x के कोफिशिएंट नहीं लिखने, इनकी जगह पे इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़ लिखनी है। x के कोफिशिएंट की जगह पे इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़ लिखेंगे, बाकी जो ए मैट्रिक्स है वो वैसे ही लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हमने एक मैट्रिक्स बनानी है ए वाई। ए वाई कैसे बनाएंगे? ए वाई में ए वाली जो मैट्रिक्स थी वही रिपीट करेंगे। ए वाली मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी? 3 2 1 2 2 3 -1 3 और -1। यही मैट्रिक्स को हम ए वाई में भी रिपीट करेंगे, लेकिन चेंजिंग क्या करेंगे? ए की बेस में वाई लिखा हुआ है, तो ये वाई हमें ये कह रहा है कि अब आपने वाई के कोफिशिएंट नहीं लिखने, इन वाई के कोफिशिएंट की जगह पे इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़ लिखनी है। तो हम ये लिखेंगे 3 2 1 3 2 1। ये जो y के कोफिशिएंट है इनकी जगह पे क्या लिखना है? इक्वल के बाद वाली वैल्यू 17 22 और 16। 17 22 और 16। और बाकी ये z के कोफिशिएंट वैसे ही -1 3 -1। ये हमारे पास ए वाई बन गया। सेम इसी तरह ए जेड करेंगे, और ए जेड में भी क्या करेंगे? ए जेड जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी वो कैसे बनाएंगे? ए जेड मैट्रिक्स में एक्स के कोफिशिएंट भी लिख लेंगे, वाई के भी लिख लेंगे, जेड के नहीं लिखेंगे क्योंकि ए की बेस में जेड लिखा हुआ है। तो ये जेड हमें ये बता रहा है कि ये जो जेड के कोफिशिएंट थे ये नहीं लिखने, इनकी जगह पे इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़ लिखनी है। यहाँ पे हम 3 2 1 ए वाली मैट्रिक्स वाले सारे नंबर लिखेंगे 3 2 1 2 2 3, और जो जेड के कोफिशिएंट थे उनकी जगह पे लिख लेंगे 17 22
और 16। सो ये आपने ए जेड बना लिया। ये पहला स्टेप है कि हमने ए बनाना है, ए एक्स बनाना है, ए वाई और ए जी। ए कैसे बनाया? एक्स के कोफिशेंट, वाई के कोफिशेंट और जेड के कोफिशेंट। ए एक्स कैसे बनाया? छोटा सा बेस में एक्स है, ये हमें ये बता रहा है कि एक्स के कोफिशेंट अब नहीं लिखने, उनकी जगह पे इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़ लिखनी है। सो फिर उसके बाद वाई के कोफिशेंट लिखे, फिर जेड के कोफिशेंट। मतलब ए ही मैट्रिक्स को दोबारा रिपीट करते हैं, ए एक्स में भी, ए वाई में भी और ए जी में भी। चेंजिंग क्या करते हैं कि ए एक्स में ये एक्स बताता है कि एक्स के कोफिशेंट नहीं लिखने, इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़ लिखनी है उनकी जगह पे। ए वाई में हमें ये वाई बताता है कि वाई के कोफिशेंट नहीं लिखने, उनकी जगह पे इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़ लिखनी है। और ए जेड में हमें जेड ये बताता है कि जेड के कोफिशेंट नहीं लिखने और इनकी जगह पे इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़ लिखनी है। सो बाकी हम ए मैट्रिक्स को ही कॉपी कर रहे होते हैं ए एक्स, ए वाई और ए जी में। सो हमने ये 4 मैट्रिसेस फाइंड कर ली। ये हमारा पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि इन चारों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? अब हम ए के डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। अच्छा, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट 3/3 मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं? उसके लिए आपको एक मेथड याद रखना पड़ेगा। और मेथड क्या है कि अब फर्स्ट नंबर, पहली रो को एक्सपेंड करते हैं। पहली रो का जो फर्स्ट नंबर है वो लिख लेते हैं। सो फर्स्ट नंबर हमने लिख लिया। फिर डिटर्मिनेंट का साइन हम लगाएंगे और इस डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर क्या लिखेंगे? हमने क्या लिखा है यहाँ पे? फर्स्ट नंबर। अब ये जो फर्स्ट नंबर लिखा है इसको हम देखेंगे जिस रो और जिस कॉलम में है वो वाले नंबर हमने नहीं लिखने। सो ये फर्स्ट नंबर हमने लिखा था, तो फर्स्ट नंबर जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो नंबर्स नहीं लिखेंगे। बाकी जो 4 नंबर्स बच जाएंगे वो लिखेंगे। तो बचेगा क्या? 2, 3, 3 और -1। सो 2, 3, 3 और -1, ये नंबर्स आप इधर इस मैट्रिक्स के अंदर लिख लेंगे, इस डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर लिख लेंगे। सो हमने किस तरह लिखा? फर्स्ट नंबर लिखा और फिर फर्स्ट नंबर जिस रो और जिस कॉलम में था वो नहीं लिखे, बाकी जो 4 नंबर हैं वो डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर लिख लिए। फिर लिखेंगे सेकंड नंबर, लेकिन सेकंड नंबर का साइन चेंज करके लिखते हैं। सेकंड नंबर पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव लिखेंगे। सो ये लिखेंगे -2, सेकंड नंबर नेगेटिव और फिर डिटर्मिनेंट का साइन। और इस डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर अब ये देखेंगे जो सेकंड नंबर हमने लिखा था, ये जिस रो और जिस कॉलम में है वो नहीं लिखने। दोबारा सुन लें, ये जो सेकंड नंबर हम लिख रहे हैं ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो नहीं लिखने। ठीक है, अब बाकी जो रह जाएंगे वो लिखने। अब बाकी कौन कौन से रह जाएंगे? 2, 1, 3 और -1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 1, 3, -1। सो फर्स्ट नंबर लिखा और फिर फर्स्ट नंबर जिस रो और कॉलम में था वो नहीं लिखे, बाकी नंबर्स लिख लिए डिटरमिनेंट के साइन के अंदर। फिर सेकंड नंबर लिखा और सेकंड नंबर जिस रो और जिस कॉलम में था वो नहीं लिखे, बाकी जो एलिमेंट्स बच गए वो लिख लिए डिटरमिनेंट के साइन के अंदर। और फिर इसी तरह से अब हम थर्ड नंबर लिखेंगे। सो फर्स्ट नंबर वैसे ही लिख लेते हैं, सेकंड का साइन चेंज करके लिखते हैं और थर्ड वाला नंबर भी वैसे ही लिख लेते हैं। थर्ड वाला नंबर -1 है, सो -1 ही लिखेंगे, -1 और डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे। और डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर क्या लिखेंगे? इसमें देखें कि -1 जिस रो और जिस कॉलम में है वो नहीं लिखने, बाकी नंबर्स लिखने हैं। तो बाकी नंबर्स क्या हैं? 2, 1, 2, 3। सो बाकी नंबर्स हैं 2, 1 और 2, 3। सो यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 जी। सो ये हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब वो सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, हम इसको इसी तरह आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, तो ये है 3, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल है 3 इंटू, ये डिटर्मिनेंट का साइन था। सो डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है जी? 2, 3, 3 और -1। इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई -1, ये आ जाएगा -2। फिर -3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाएगा 9। सो 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना तो मुझे लगता है कि सबको आता है। सो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा डायरेक्ट ही लिख दिया है कि 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2, फिर माइनस फार्मूले का 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 9। सो ये हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लिया। फिर -2 आ जाएगा यहाँ पे और फिर -2 के साथ क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2।
फिर माइनस फार्मूले का, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आ जाएगा, और फिर उसके बाद -1 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 6, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 कर लेंगे। सो ये आ गया। अब ये ए का डिटर्मिनेंट, इसको हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्या बनता है। ये ए का डिटर्मिनेंट बनता है जनाब 3 इंटू -2 और -9, ये -11 हो जाएंगे। फिर उसके बाद -2 और -2 और -3 मिलके -5 हो जाएंगे, और फिर -1 इंटू 6 -2 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है जी, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 3 इंटू -11 करेंगे तो -33, -2 इंटू -5 ये हो जाएगा +10, फिर -1 इंटू 4 ये हो जाएगा -4। सो ये आ गया जनाब ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -33 +10 करेंगे तो -23, -4 करेंगे तो -27। सो -27 ए का डिटर्मिनेंट आ गया। सेम इसी तरह ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए वाई का करेंगे और ए जी का करेंगे। सो यही मेथड होगा इनका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने का। हम ए एक्स का भी कर लेते हैं ताकि हम और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन से बाकियों के भी डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर सकें। सो ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे करते हैं जनाब डिटर्मिनेंट फाइंड ए एक्स का डिटर्मिनेंट। सो ए एक्स के डिटर्मिनेंट में क्या करना है जी, सबसे पहले हमने मेथड सीखा कि पहला नंबर लिखेंगे। सो पहला नंबर 17 है, सो हम लिखेंगे 17, फिर जिस रो में और जिस कॉलम में वो नंबर लिखा हुआ है वो नहीं लिखने, उसके अलावा जो बाकी 4 नंबर रह जाएंगे उनको डिटर्मिनेंट के साइन में लिखना है। तो बाकी 4 नंबर रहते हैं 2, 3, 3 और -1, 2, 3, 3 और -1। फिर सेकंड नंबर लिखेंगे, लेकिन सेकंड नंबर का साइन चेंज करके, सेकंड नंबर 2 है तो वो -2 आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर जिस रो और जिस कॉलम में वो नंबर लिखा है वो नहीं लिखने, बाकी लिख लेने। 22, 16, 22, 16, 3 और -1, 3 और -1, ये आ गया। फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर लिख लिया, सेकंड नंबर का साइन चेंज करके लिख लिया, थर्ड नंबर लिख लेंगे फिर -1, और डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर वो वाली वैल्यूज़ जो कि उस रो और उस कॉलम में नहीं है। 22 और 16, 22, 16 और 2 और 3, 2 और, इसको हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 2 और 3 जी। सो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं आगे, 17 और 2 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो -2, फिर माइनस फार्मूले का 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा, और ये -2 इंटू 22 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो -22, और माइनस फार्मूले का 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 48, फिर -1 इंटू 22 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 66, -16 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 32 जी। अब इनको देखते हैं कि ये क्या बनते हैं जी। 17 इंटू -2 मल्टीप्लाई बाय -9 करेंगे तो -11, सॉरी -2 -9 करेंगे तो -11, -2 इंटू -22 -48, ये हो जाएगा -70, फिर -1 इंटू 66 -32 करेंगे तो ये 34 आ जाएगा। 17 मल्टीप्लाई बाय -11 करेंगे तो 187 आ जाएगा, -187, और माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 70 करेंगे तो ये आ जाएगा 140, -34 इंटू 1 करेंगे तो ये 34 ही रहेगा। तो ये इनको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है जनाब 47 एंड 34
81। सो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 81, वो भी माइनस में। सो ये -81 आपके पास आंसर आ जाएगा इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से। सो ये डिटर्मिनेंट निकला है ए एक्स का। इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, ए जेड का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। सो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था, हम दोबारा देख लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट आया था -27। सो ए का डिटर्मिनेंट -27, और मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ। मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया इज इक्वल्स टू -27। मेरे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया -81, और मैं आपको ए वाई और ए जी का डिटर्मिनेंट भी बता देता हूँ। आप लोग उसको इसी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट होगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि आपका भी डिटर्मिनेंट ये आता है या नहीं आता। ए वाई का डिटर्मिनेंट देखिएगा। सो मैं आपको ए वाई का डिटर्मिनेंट भी बता देता हूँ और ए जी का डिटर्मिनेंट भी बता देता हूँ। सो ए वाई का डिटर्मिनेंट होगा -135, और ए जी का डिटर्मिनेंट होगा, मैं ए जी भी आपको बता देता हूँ। सो ए जी उसका डिटर्मिनेंट होगा -54। ठीक है जी। सो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि ए वाई और ए जी का डिटर्मिनेंट आपका ये आता है या नहीं आता। सो ए का डिटर्मिनेंट भी हमें मिल गया, ए एक्स का भी, ए वाई का भी और ए जी का भी। अब हमें क्या करना है, एक लास्ट स्टेप करना है, और वो लास्ट स्टेप क्या है कि एक्स इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ये एक फार्मूला यूज़ करेंगे, और इसी तरह वाई इक्वल होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और इसी तरह z इक्वल होता है ए जेड का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया था -81। सो -81 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट आ गया था -27। इनकी वैल्यूज़ पे पुट कर देते हैं। y इज इक्वल्स टू ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया था -135, और ए का डिटर्मिनेंट था -27। इसी तरह z इज इक्वल्स टू ए जेड का डिटर्मिनेंट था -54, और ए का डिटर्मिनेंट था -27। जी, अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, सो x इज इक्वल्स टू, कैलकुलेटर पे अगर आप -81 को डिवाइड करते हैं -27 पे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3। y इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर मिल जाएगा 5। z इज इक्वल्स टू, अगर आप ये डिवाइड करते हैं तो आंसर मिल जाएगा 2। सो हमारे पास x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 5 और z इज इक्वल्स टू 2, ये तीन हमारे सॉल्यूशंस निकल आए। ठीक है। सेम इसी वे में आप और भी कई क्वेश्चंस ख़ुद से बनाएं, उनकी प्रैक्टिस करें और देखें फिर उनका क्या आंसर आता है। ठीक है, तो आप ख़ुद से भी कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस के लिए ए वाई और ए जी को खुद से डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। सो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आपको मैट्रिसेस बनानी पड़ती हैं। हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं एक दफ़ा। हमारे 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन ख़त्म हो सकता है। हमारे क्वेश्चन में था 3 इक्वेशंस थी और उसको सॉल्व करना था बाय क्रैमर रूल। हमने क्या किया, इन 3 इक्वेशंस को क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप किया कि 4 मैट्रिसेस बना ली। वो मैट्रिसेस कौन सी हैं? एक बना लिया ए एक्स, ए वाई और ए जी। सो ए कैसे बनाया? एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट और जेड के कोफिशिएंट। फिर ए एक्स कैसे बनाएंगे? अब जो बेस में एक्स है वो मैं ये बता रहा है कि एक्स के कोफिशिएंट नहीं लिखने, उनकी जगह इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़ लिखनी है, और बाकी ए वाली जो मैट्रिक्स है वो वैसे लिख देनी है। इसी तरह ए वाई बनाएंगे, और वाई हमें ये बताएगा कि वाई के कोफिशिएंट नहीं लिखने, उनकी जगह पे इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़ लिखनी है। इसी तरह ए जी बनाएंगे। सो ये 4 मैट्रिसेस बनाने के बाद पहला स्टेप ये होगा कि ये 4 मैट्रिसेस बना लेंगे, और जब 4 मैट्रिसेस बन जाएंगी तो दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि इन चारों का डिटर्मिनेंट लेंगे। और इन चारों का डिटर्मिनेंट लेने के लिए सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वो ए का डिटर्मिनेंट होना चाहिए, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट आपको ये बता देगा कि सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। क्योंकि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर आप कह देते हैं कि इस इक्वेशंस का या इन इक्वेशंस का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सो ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए।
पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर ज़ीरो आ जाए ए का डिटर्मिनेंट तो फिर आप कहते हैं कि इनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और जब ए का डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर लें, कोई नंबर आ जाए, तो फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ए वाई का करें और ए जी का करें। सो पहला स्टेप था 4 मैट्रिसेस बनानी है। दूसरा स्टेप क्या है कि इन चारों का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और फिर तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप हमारे पास है जी कि इन डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करते हुए फार्मूला लिखना है। और वो फार्मूला क्या होगा कि x इक्वल होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और y इक्वल होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और z इक्वल होगा ए जेड डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे क्योंकि हमने चारों डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लिए होंगे। वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेशन करेंगे थोड़ी सी, तो हमारे पास x, y और z के आंसर्स आ जाएंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और इस तरह की और भी कई क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में मैं अपडेट करता रहूँ, और भी आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन जो है वो अपलोड करता रहूँ। सो अगर आपको अच्छे से समझ आए और आपको लगे कि ये दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो ज़रूर इस क्वेश्चन को बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आई है और मैं आने वाले दिनों में इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए बनाऊं। सो बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियोस भी आपके लिए बनाऊं। सो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।